Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, आप सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और हम कृतिका पुस्तक का मेरे संग की औरतें पाठ आगे पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने मेरे संग की औरतें पाठ के कुछ अंश आपको पढ़ाए थे और उसको हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। लेकिन पाठ शुरू करने के पहले मैं आपको जितना मैंने सेकंड वीडियो में पढ़ाया था उसको बहुत ही संक्षेप में एक बार हम उन मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने लेखिका की परदादी के बारे में पढ़ा था कि उनको संसार में लीक से हटकर चलने का शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की भी मन्नत मांगी थी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हो गई थीं। परदादी के विषय में यह भी प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। अब लेखिका की माजी का प्रभाव इतना अधिक था कि जिसके कारण उन्होंने चोर का हृदय भी परिवर्तन कर दिया था। इसके विषय में भी एक प्रसिद्ध घटना इस पाठ की है जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी और वो आपको पता होगी। इसके बाद हम बात करते हैं लेखिका के घर का वातावरण। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोल सकता था, ना ही कोई उसमें पूछता था कि क्या लिखा है। इसलिए इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके तीनों भाई बहन लेखन के क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाए थे। उसके बाद कि हम बात करते हैं कि भारत की आज़ादी से जुड़ी लेखिका की यादें। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, इधर लेखिका को टाइफाइड हो गया था और वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद उनके पिताजी ने उनको एक महत्वपूर्ण उपन्यास दिया था, उसको वो पढ़ने में लग गई थी। तो ये सारी आज़ादी से जुड़ी लेखिका की जो यादें हैं उसका भी हमने पिछले वीडियो में पूरी तरह से जिक्र किया था और मैंने अच्छे से पढ़ाया था। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पृष्ठ 21 पर। माजी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका का अवतार मंजुल भगत के रूप में हुआ क्योंकि लिखना उन्होंने शादी के बाद ही शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति के ग्रहण करने में उन्हें कोई भी हीन भावना अड़े नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला, यानी लेखिका की ये बात कह रही हैं। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, यानी नारियों की परंपरा का नारीवाद। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था, मन्नू भंडारी का हवाला देकर। लेखिका कहती हैं मन्नू भंडारी भी हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज चलाया था। हमसे पूछा भी जाता है कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और उसका बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा।
रेणु और अचला। यानी ज़माने के अनुसार पिताजी ने अब दोनों बहनों का, रेणु और अचला का, एक ही एक नाम रखा, जबकि उनके घर में हर बच्चे का 2-2 नाम रखा गया था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम उन्होंने राजीव रखा। मज़े की बात तो यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी अचला और राजीव लेखन के कार्य से जा जुड़े। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले पर राजीव हिंदी में ही लेखन का कार्य करते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता है। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सारा ख़ानदान लिखता, हम लिखते हैं, हम चारों लिखते थे, तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता था। और लेखिका कहती मुझे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था। इस तथ्य को हज़म करने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के बीच में उनकी साहित्य की आलोचना भी उनको नहीं झेलनी पड़ती है। खैर, मैं अपनी ही नहीं उन और देवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। 4 नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, पिताजी के लाड़ प्यार का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग माने जल्दी से रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी से वो फ्री हो जाता था, कार से निवृत्त हो जाता था। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर। खरामा 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 माने धीरे धीरे रेणु उनके पीछे, अचला की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल को तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे। यदि तुमने बीए नहीं किया तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ढंग से शादी नहीं हो पाएगी अच्छी जगह, और लोग इज्जत और सम्मान से नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह तर्क पिताजी ने दिए, जो उनको वो तर्क विश्वसनीय नहीं लगे, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, पिताजी कह रहे हैं इसलिए तुमको बीए करना है, करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक ही कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, तो यानी वह बहुत ही स्पष्ट बोलती थी।
तीसरे नंबर पर चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, यानी कि जो दूसरे लोग थे उनको पढ़ाने में वो ज़्यादा रुचि लेती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्दों माने उनके शिष्यों को या जिनको वो पढ़ाती थी उनके मार्क्स ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। अब हम बात करते हैं लेखिका और उनकी बहन की शादी का निर्णय। तो तीसरे नंबर पर जो चित्रा थी वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी किंतु वह खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में रुचि लेती थी। इसलिए उनके इम्तिहान में नंबर कम आते थे और उनके शिष्यों के यानी जिनको वो पढ़ाती थी उनके अंक ज़्यादा आते थे। तो ये सब चलता रहता था। उसकी शादी का जब वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। माता पिता भी इससे अवगत नहीं थे और ना ही जिस लड़के से वो करना चाहती थी उसको भी नहीं पता था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही होकर रहता है। यानी कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी थी, जो कुछ भी वो सोचती थी उसको करके दम लेती थी। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला दिया। पत्रकारिता माने जर्नलिज्म। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उससे आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उसे भी लिखने का रोक लग गया। किसको? अचला को। एक बात हम में से एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था। हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से शादी कर लो तो काफ़ी है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि लेखिका के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर अब हम प्रकाश डालते हैं, या उन्होंने जो समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं अब हम उनकी चर्चा करते हैं। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों ना हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बे माने अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठते थे। इस तरह का उस समय सिनेरियो था। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया, क्योंकि उस समय जब लेखिका डालमिया नगर पहुंची तो बिहार के जब छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची तो वहाँ पे औरतें बहुत ज़्यादा फ्री होकर के सामने नहीं आती थीं। तो उन्होंने औरतों को राज़ी किया और उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए उन्होंने कन्विंस किया, मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने जो वहाँ के लोगों को मना करके उनके औरतों को मना करके उन्होंने बहुत से नाटकों का मंचन किया। उससे जो उन्होंने पैसा कमाया उस पैसे को उन्होंने अकाल राहत कोष के लिए इकट्ठा करके वहाँ पर भेज दिया। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य था। ठीक है। अब वहीं से लेखिका निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे
से कस्बे बागलकोट में पहुंची, यानी बिहार से निकलकर लेखिका कर्नाटका पहुंची। वहाँ पर भी एक बहुत छोटा सा बागलकोट कस्बा था। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहाँ पर? बागलकोट में। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। वहाँ पर इन्होंने निवेदन किया, कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि वहाँ पर सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद के द्वारा एक उनके कस्बे में प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत है, तो उसको खोल दिया जाए। पहले उन्होंने कहा चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियंस को ही बढ़ावा देते थे, कैथोलिक बिशप थे। इसलिए मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। लोगों का मानना था कि क्रिश्चियन बच्चों को ही वो एलिजिबिलिटी है या वो पढ़ सकते हैं, तो लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध किया कि वो भी शिक्षा पा सकते हैं। और उन्होंने अपना इसरार जारी रखा, माने उन्होंने अपना आग्रह जारी रखा और उनको आग्रह करके बताया कि नॉन क्रिश्चियन भी बच्चे इस लायक हैं कि वो शिक्षा पा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, हम स्कूल तो खोल देते हैं, लेकिन आप गारंटी लीजिए बशर्ते कि 100 ईयर्स तक आप इसको रन करेंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया, यानी लेखिका नाराज़ हो गई। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। लेखिका ने इस तरह का वक्तव्य कहा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों को ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी, 100% वो एकदम सही था। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, हम लोग सब सच का ही पालन करते थे। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। अब लेखिका ने स्वयं निश्चय किया कि इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने वाला एक वो प्राइमरी स्कूल खोल लेंगे। कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ, यानी कि यह स्कूल खोलने में वो कामयाब रही। पर मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, यानी कि वहाँ पे शुरू में जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो जो लेखिका के द्वारा स्कूल खोला गया था, उसी में उनके बच्चों और जो ऑफिसर्स के बच्चे थे उनकी वहीं पर शिक्षा हुई। आगे चल कर के वो अलग अलग शहरों में जा कर के और विख्यात स्कूलों में जा कर के उन बच्चों का दाखिला हुआ। अब हम बात करते हैं पाठ को आगे बढ़ाते हुए कि लेखिका की छोटी बहन रेणु का किस तरह का स्वभाव था और वो किस तरह की दिनचर्या पर विश्वास करती थी। पृष्ठ 25 पर ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू में अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच की बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती थी, पुलों के नीचे पानी भर जाता था। 1950 यानी 1950 की बात है, तो वहाँ पे बारिश दिल्ली में हुई, तो उस समय का ये दृश्य बता रही हैं। और तमाम यातायात ठप हो गया, यानी यातायात माने आवागमन के जो साधन थे वो बंद हो गए, क्योंकि बाढ़ नालों में बाढ़ आ गई, यानी पानी भर गया। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई, यानी फर्स्ट फ्लोर तक गवर्नमेंट ऑफिसेज में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया और फाइल्स फ्लोट करती हुई नज़र आई। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था।
जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई, क्योंकि पानी के कारण आवागमन बंद था, कोई यातायात के साधन नहीं चल रहे थे, तो और स्वाभाविक है कि रेणु के स्कूल की भी बस उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सब ने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी मुनासिब या उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई, यानी कि एक मुश्त माने एक साथ तेज़ बारिश हो गई, उसके बाद थम गई माने रुक गई। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील चलकर स्कूल पहुंच गई। सड़कों पर पानी था किंतु बरस नहीं रहा था, तो रेणु ने 2 माइल्स पैदल गई और जाकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को इसका कोई मलाल नहीं था, कोई इसको दुख नहीं था कि वह पानी के बीच में आई। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सब ने कहा कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मत जाओ। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? वो तर्क दे करके अपनी बात ऊपर रखती है। सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर लेखिका की जो बहन रेणु है, उसने अपने अकेलेपन के मज़े को वहाँ पर अनुभव किया और आनंदित हुई। तो यहाँ पर रेणु यही कहती हैं कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। अब मैं पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ और पाठ को विराम देना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा पाठ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा और मैंने वर्कशीट में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आप उन्हें लिख करके पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.